इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे, इसके पिछली वीडियो में हम शुंग और कण्व वंश के बारे में पढ़ लिए थे, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन को प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। और देखिए, सातवाहन वंश का जो समय रहा, पीरियड रहा 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये ईस्वी भी याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि इस वंश के जो संस्थापक है सिमुक थे, और जिसकी राजधानी कहाँ था? तगर थी। कहाँ था? तगर। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो देखिए, सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहा गया है? आंध्र सातवाहन कहा गया है। नेक्स्ट है, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान है। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के तट पर था। तो सातवाहन का जो राजधानी प्रतिष्ठान था, कहाँ था? महाराष्ट्र में था। और किस नदी के तट पर था? तो गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृतिक थी और ब्रह्मी थी। ठीक है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश किसी न किसी रूप से 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय तक इनका शासन रहा था। नेक्स्ट है, सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। सतकर्णी प्रथम जो था सातवाहन वंश का प्रथम शासक था। इसकी जानकारी नानघाट अभिलेख यानी पुणे से मिलता है। तो देखिए, सतकर्णी प्रथम जो था सातवाहन वंश का पहला शासक था, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो नानघाट अभिलेख से मिलता है। और नानघाट कहाँ है? पुणे में, जो कि उसकी पत्नी नैनी द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, नानघाट अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो सतकर्णी प्रथम के पत्नी के द्वारा बनाया गया था। उनका पत्नी का नाम नैनी का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति तथा अपरहिता चक्र की उपाधि धारण किया था। तो सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपथित और अपरहिता चक्र की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि सतकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। तो देखिए, सतकर्णी प्रथम शासक जो था, उसका नाम जो है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेघ और 1 रजस्यु यज्ञ करवाया गया था। तो सतकर्णी प्रथम के द्वारा 2 अश्व यज्ञ करवाया गया था, अश्वमेघ यज्ञ, और 1 जो है रजस्यु यज्ञ करवाया गया था। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक जो था हाल था। क्या था? हाल। नेक्स्ट है, हाल ने प्राकृतिक भाषा में गथा सप्तशती का रचना किया था। तो पूछा जा सकता है कि गथा सप्तशती का रचना किसने किया? तो हाल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था, कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नाहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी ने उन्हें पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथंबी के मिले सिक्के से मिलता है, और इसके एक और गौतमी पुत्र सतकर्णी एवं दूसरी ओर नाहपान का नाम और चित्र था। तो सिक्के के एक साइड जो था पुत्र सतकर्णी एवं दूसरे साइड जो था नाहपान का नाम चित्र वहाँ पे अंकित था उस सिक्के पर। नेक्स्ट जो है, इससे पता चलता है कि गौतम पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नाहपान को हरा दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि गौतम पुत्र सतकर्णी जो था उस शासक नाहपान को क्या किया था? हरा दिया था। नेक्स्ट है, गौतम पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकलकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक
ग्राम दान में दिया था। तो गौतम पुत्र सतकर्णी जो था बौद्ध संघ को आजक कलकिए तथा कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम क्या किया था, दान में दिया था। नेक्स्ट है गौतम पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। तो गौतम पुत्र सतकर्णी जो था सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या किया था, पुनः वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी था। इस वंश का जो अगला शासक जो था वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके समय पुनः उज्जैन के शासक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। तो देखिए इसके समय जो था यानी वरिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी के शासन के समय उज्जैन के शासक आक्रमण करता है और उसका जो आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था, रुद्रदामन कर रहा था। नेक्स्ट है रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो देखिए रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच क्या हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है पुल्लुमवी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। तो पुल्लुमवी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप को क्या किया, किलाबंदी करवाया। नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी था। इस वंश का जो अंतिम शासक था, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, तो यहाँ पढ़ रहे थे इस वंश का जो अंतिम शासक था यज्ञश्री सतकर्णी था। इसके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन वंश ने क्या किया, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी पुल का काम किया था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को भूदान किसने दिया, किसने शुरू में स्टार्टिंग किसने किया, तो सातवाहन वंश ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा भूदान किसने दिया, तो गुप्त शासक ने दिया था। नेक्स्ट है वेतन के बदले भूमि देने की सम्मति व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग में गुप्त राजाओं ने किया। तो वेतन के बदले भूमि देने की जो सम्मति व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया था, किंतु सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, तो गुप्त शासकों ने किया। नेक्स्ट है इस वंश के समय गांव के प्रधान को गौलिमिक कहा जाता था। तो इस वंश के समय गांव के जो प्रधान होता उसको गौलिमिक कहा जाता था। नेक्स्ट है इस वंश में दक्कान के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता था। नेक्स्ट है सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था। तो देखिए सातवाहन वंश जो है कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट है यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष होता था। तो देखिए यहाँ के जो राजा थे उनके नाम के पहले उनका माता का नाम लिखा जाता था, लेकिन जो राजा होता था वो पुरुष होता था। ठीक है, नेक्स्ट है इस समय सीसा के सिक्के का प्रयोग होता था, यानी सातवाहन वंश के समय सबसे ज़्यादा जो सिक्के के प्रयोग होता था शीशे का। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी के सिक्के को कासपर्ण तथा सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था सातवाहन वंश के समय, कासपर्ण, और सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी। सातवाहन साम्राज्य की जो भूमि गोदावरी नदी के घाटी में थी, जिस कारण यहाँ अत्यधिक उपजाऊ थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि थी। अब देखिए वन लीनियर है, यहाँ पे जो इसमें पढ़ेंगे सुंग, कन्नव और यहाँ पे सातवाहन वंश से संबंधित वन लीनियर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेंगे, तो इसको भी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वन लीनियर क्वेश्चन को। तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि किस यूरोपियन विद्वान ने जस्टिन
आदि यूनानी लेखकों को द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नामक की पहचान समुद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो विलियम जोन ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया था, तो वो विलियम जोन था। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो सेंड्रोकोटस और एंद्रोकोटस, ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दूसरा है, कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। तो देखिए चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है किससे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, इससे। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ? पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। ये भी याद रखिए और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले पॉइंट पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? तो क्षत्रिय जाति का। तो देखिए बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति से सिद्ध करते हैं? तो ये क्षत्रिय जाति से, यानी मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्र राक्षस में। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज अभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर से छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला सेतु किस प्रकार का था? तो निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था, ये आपको बताना है। तो फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला एक कर था ये सेतु। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य का वंशीय चिन्ह था? तो ग्रुनवेल्डेल ने बताया था। नेक्स्ट है, किस चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? तो जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के प्रारंभ जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो बौद्ध स्रोतों पर। किस पे? बौद्ध स्रोतों पर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल या राष्ट्रीय चिन्ह ने जूनागढ़ या गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया? तो फिर से एक बार इसको पढ़ देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल यानी राष्ट्रीय ने जूनागढ़ गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? तो भद्र बाहु की। नेक्स्ट है, हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? तो पाटलिपुत्र को। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से पुराणों में किस द्विजर्षम की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो चाणक्य को। किन्हें? चाणक्य को। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इंडिका का। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको पता भी होगा। देखिए, कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्ग की रक्षा करता था? तो अंतपाल
नेक्स्ट है, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को तो अमित्र केटस के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम एवं रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से ये इनका नाम सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक और मरुवक शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे कौन? तो मसाले थे। कौन थे? मसाले। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा जाता था धर्म महमत। क्या कहा जाता था? धर्म महमत। नेक्स्ट है, किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उनके ब्यूस्टी रज्जकू और प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेशों करने का आदेश दिया? तो स्तंभ लेख 3 एवं 5वें में। ठीक है, 3 एवं 5वें में। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उनके ब्यूस्टी रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था? तो स्तंभ 3 और 5 से हमें ये ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचरों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो धम्मा। क्या कहा गया है? धम्मा। नेक्स्ट है, दिव्यदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? तो उपगुप्त को। नेक्स्ट है, किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो अवन्नरु एवं पुरनारु से। अवन्नरु और पुरनारु से। ठीक है, इसे हमें पता चलता है कि तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर। क्या था? भूमिकर। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुड पुरुष। क्या कहा गया है? गुड पुरुष। मौर्य काल में द्वारिक किसे कहा जाता था? तो राजा प्रसाद के रक्षक को क्या कहा जाता था? द्वारिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं और जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? तो दिल्ली और टोपर अभिलेख पर, दिल्ली और टोपर स्तंभ लेख पर ये मिलता है। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ वायसराय था? उज्जैन का। तो देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कंटक शोधन थे। क्या था? तो फौजदारी न्यायालय था। क्या था? फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट है, मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्य कृति में जिक्र मिलता है? मगध में 12 वर्षों के लंबे अकाल का किस साहित्य कृति में हमें जिक्र मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में इसका जिक्र हमें मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्मा और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? तो भब्रू शिलालेख में। किसमें? भब्रू शिलालेख में। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के पियादसी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? और किसने किया था? तो टर्नर महोदय ने। किसने? टर्नर महोदय ने। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त ने किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को इससे पहले जीत चुका था। नेक्स्ट है, नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपानी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ? तो श्रीलंका के लिए।
किसी के लिए, तो श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था, तो राजतरंगिणी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो तीर्थ। जो देखिए अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो तीर्थ का। नेक्स्ट है, यहाँ बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था क्या, उपध परीक्षण। क्या कहा जाता था, उपध परीक्षण। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए बोला गया है, सॉरी इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो निग्रोध के प्रवचन से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया था, तो प्लूटार्क के अनुसार, ये प्लूटार्क कहते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था, तो 5 प्रांतों में बांट रखा था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी, तो राजतरंगिणी से। नेक्स्ट है, किन शिलालेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो मनसेहरा एवं सहजवा गढ़ी से, सहवज गढ़ी से। ठीक है, तो किन अभिलेखों से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त होता है, तो मनसेहरा और सहवज गढ़ी से। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी, तो जेम्स प्रिंसिपे को। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया गया था, तो डॉक्टर भंडारकर द्वारा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मशक्की और गुर्जर अभिलेख में। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने, तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना है, तो 14 है, और अशोक के स्तंभ अभिलेखों की संख्या है 7। ये याद रखिएगा, पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। रज्जकू क्या थे, मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जकू जो होते थे मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन तथा प्राकृतिक भाषा था। नेक्स्ट है, कलसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट है, भाग एवं बलि थे क्या, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में सीता से अभिप्रिय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी होता था उसको क्या कहा जाता था, तो पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है, पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। पुनर्विवाह वर्जित है किनमें, मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, तो मौर्यों ने। तो गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया मौर्यों ने। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट था कौन, तो बृहद्रथ था। यहाँ पे आपको क्या होता है, सातवाहन वंश अंत हो जाता है, शुंग और कन्नम का 1 लीनियर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा टोटल। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे देखिए मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद वाला काल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।